यहाँ पर आपको जब क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5 पार्ट 3 देखिए, क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5 पार्ट 3 टैक्सेज कर की बात यहाँ पर की गई है। उसको यहाँ पर देखिए, जो कर है उसको यहाँ पर देखने का हम प्रयास करते हैं। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5 का ये पार्ट 3 होगा। है द रूलर्स, देखिए यहाँ पर क्या कर है द रूलर्स ऑफ द महाजनपदा है द रूलर्स ऑफ द महाजनपदा वर फर्स्ट ए बिल्डिंग हुज फोर्ट B. Maintaining big armies, they needed more resources and they needed officials to collect these. So instead of depending on occasional gifts, brought by people, as in the case of the Raja of the Janpadas, they started collecting regular taxes. यहाँ आप देखिए क्या, पहला जो आप देखिए क्या कि महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फर्स्ट देखिए टैक्सेज, देखिए यहाँ पर क्या, टैक्सेज ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स एट 1/3, sorry, 1/6 of what was produced, 1/6 of what was produced. This was known as भाग और शेयर। देखिए, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6 भाग, 1/6 भाग हिस्सा के रूप में, हिस्सा कर के रूप में, प्राय 1/6 भाग, 1/6वां भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। अब देखिए, there were taxes on craftsperson as well. These could have been in the form of labor. For example, a weaver or a smith may have had to work for a day every month for the king. देखिए, कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए थे जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। फिर आगे देखिए क्या है कि हर्डर्स और आल्सो, देखिए यहाँ पर क्या है कि हर्डर्स, यहाँ पर देखिए क्या कि हर्डर्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेज इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस। देखिए क्या कि पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता। पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। फिर आपको आगे यहाँ पे है हर यहाँ देखिए, देखिए क्या, देयर वर आल्सो टैक्सेज ऑन गुड्स दैट वर बाउट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड होता है। देखिए यहाँ पर देयर वर आल्सो टैक्सेज ऑन गुड्स दैट वर बाउट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड होता है। यहाँ पर देखिए क्या कि व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अब यहाँ देखिए एंड हंटर्स एंड गैदरर्स आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू राजा। यहाँ पे क्या कि आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तु देनी होती थी। देखिए, एंड हंटर्स एंड गैदरर्स आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। देखिए, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तु देनी होती थी। फिर आपको आगे देखिए, व्हाट डू यहाँ पे आगे जो यहाँ पर कहा गया, देखिए क्या कि व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइड बाय हंटर्स एंड गैदरर्स। देखिए यहाँ पे जो हंटर, देखिए क्या, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइड बाय हंटर्स एंड गैदरर्स। अब देखिए क्या, आखेटक, देखिए व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर्स एंड गैदरर्स। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजा को क्या देते होंगे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए चेंजेज इन एग्रीकल्चर, कृषि परिवर्तन की बात यहाँ पर की गई। चेंजेज इन एग्रीकल्चर की बात आपको यहाँ पर की गई है। देखिए चेंजेज इन एग्रीकल्चर यहाँ पर आपको है। देखिए क्या कि चेंजेज इन एग्रीकल्चर, कृषि परिवर्तन की बात। देखिए देयर वर टू मेजर चेंजेज इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। देखिए वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन process. This mean that heavy clay, देखिए clay a soil could be turned over better than with a wooden
plus air, wooden plus air, so that more than could, so that more than could be produced, Second, people began transplanting paddy. This means that instead of scattering seed on the playground from which plants would sprout, देखिए sapling were यहाँ पर क्या कि sapling were grown and then planted in the fields. This led to increased production. Has many more plants survive. However, it was back-breaking work. Generally, slave men and women, dases and landless agriculture laborers, काम कार्स जिसको बोलते हैं लेबर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स में काम कार्स हैड टू डू दिस वर्क. यहाँ देखिए जो कहा गया इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए. हल के फाल मतलब जिसको अब जोतने वाला बोलते हैं लोहा. देखिए हल के फाल अब लोहे के बनने लगे. अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल आसानी से जोता जा सकता था. इससे फसलों को उपज बढ़ गई. दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उगाने के बाद धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया. अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी. इसमें कमर तो परिश्रम लगता था. ये काम ज़्यादातर दास तथा भूमिहीन खेती मजदूर कम कार करते थे. यहाँ पर आगे फिर इसमें कहा गया कैन यू थिंक. यहाँ क्या देखिए कैन यू थिंक वाई किंग्स वुड एनकरेज दीज चेंजेज. यानी कैन यू थिंक वाई किंग्स वुड एनकरेज दीज चेंजेज. क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे. क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे. कैन यू थिंक वाई किंग्स वुड एनकरेज दीज चेंजेज. अब यहाँ पर आगे देखिए एक क्लोजर लुक पहला मगध का एक हम नज़दीकी दृश्य देखते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं मगध के बारे में. ठीक है, है क्या सूक्ष्म देखिए एक क्लोजर लुक मगध. यहाँ देखिए मगध का एक आपको सूक्ष्म निरीक्षण यहाँ पर कीजिए. देखिए फाइंड मगध ऑन मैप 4 पेज 49. मगध देखिए मगधा बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स. मैनी रिवर्स देखिए क्या मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगधा. दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर ए ट्रांसपोर्ट बी वाटर सप्लाई सी मेकिंग द लैंड फर्टाइल. पार्ट्स देखिए पार्ट्स ऑफ देखिए क्या कि पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड एलिफेंट विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर एंड ट्रेनेड फॉर द आर्मी. फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कार्ट्स एंड चैरियट्स. बिसाइड्स देयर वर आयरन और माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैपेड टू मेक स्ट्रॉन्ग ट्रूथ्स एंड वेपन्स. यहाँ देखिए आपको इसमें हम देख रहे थे कि फाइंड मगध. देखिए एक क्लोजर लुक मगध, इसको फिर से हम यहाँ पे देखते हैं. एक क्लोजर लुक टू मगध को यहाँ पे देखने प्रयास करते हैं. फाइंड मगध ऑन मैप 4 पेज 49. मगध बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स. मैनी रिवर सच एज, यहाँ देखिए मैनी रिवर सच एज देखिए अब क्या है कि मैनी रिवर सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगधा. देखिए यहाँ पर मगध दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर ए ट्रांसपोर्ट. इसमें दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर ए ट्रांसपोर्ट. यहाँ पर देखिए आपको दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर आपको क्या कि दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट बी वाटर सप्लाइज सी मेकिंग द लैंड फर्टाइल. पार्ट्स ऑफ मगध देखिए पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड. एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर एंड ट्रेनेड फॉर द आर्मी. फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज. Forest also provide wood for building houses, cars, and chariots. Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons.
देखिए मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स बिम्बिसार एंड अजातशत्रु बोलते हैं यहाँ पर अजातशत्रु लिखा गया है। देखिए हु यूज ऑल पॉसिबल मीन्स टू कन्क्वर अदर जनपद देखिए महापदम नंद वाज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। राजगीर देखिए यहाँ पर राजगीर प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। यहाँ देखिए मानचित्र 4 पेज 49 में आपको मगध को ढूंढिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। देखिए गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी ये यातायात देखिए यहाँ पर क्या ये यातायात जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं जंगलों से घर गाड़ियाँ तथा रथ बनाने की लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लो एक्स की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। यहाँ आपको देखिए क्या कि there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons। तो यहाँ पर देखिए क्या पार्ट्स ऑफ मगध देखिए एक मिनट हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना काम लाया। यही नहीं जंगलों से घर गाड़ियाँ रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लो खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या है कि देखिए Magad had two very powerful rulers, Bimbisar and Ajatashatru, who used all possible means to conquer other जनपद। महापद्म नंद यहाँ देखिए क्या कि महापद्म नंद क्या यहाँ देखिए महापद्म नंद was another important ruler। He extended his control up to the northwest parts of the subcontinent। देखो राजगीर present day राजगीर in Bihar was the capital of Magad for several years। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बिसार अजातशत्रु भी बोलते अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। देखिए यहाँ पर क्या अपनाते थे। देखिए यहाँ पर क्या कि अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद देखिए महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगीर आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया इसके बाद आगे यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे पटना मोर देन 2300 years ago। एक रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैकेडोनिया इन यूरोप वांटेड टू बिकम ए वर्ल्ड conqueror। देखिए ऑफ कोर्स ही डिडंट conquer the world but did conquer parts of Egypt and West Asia and came to the Indian subcontinent reaching up to the banks of the Bias। When he wanted to march further eastwards his soldiers refused। They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants। यहाँ देखिए क्या कि यहाँ एक में देखिए 2300 साल पहले क्या देखिए 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजेता देखिए यहाँ पर क्या 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र देखिए यहाँ पर क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5 पार्ट 4 देखिए यहाँ पर एक क्लोजर लुक वजी की देख रहे थे। उससे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा इसमें देखिए क्या इसमें थोड़ा सा आप ये देखिए कि 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर 2300 साल पहले की बात आपको यहाँ पर देखिए 2300 साल पहले की बात है कि मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी
पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारत उपमहाद्वीप में पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारत उपमहाद्वीप में ब्यास नदी किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास आपको पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। यहाँ पर आपको देखिए क्या एक खास जो बात है यहाँ पर, इन व्हाट वे, देखिए यहाँ पर क्या, इन व्हाट वेज वर दिस आर्मी डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब इन ऋग्वेदा। यहाँ देखिए इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर कहा गया क्लोजर लुक टू, आप यहाँ देखिए एक क्लोजर लुक टू वज्जी की बात यहाँ पर की गई। देखिए एक क्लोजर लुक टू वज्जी यहाँ पर देखिए, while Magad became a powerful kingdom, Vajji with its capital at Vaisali, Bihar, was under a different form of government known as Gan or Sang। यहाँ पर देखिए क्या कि in a Gan or Sang there were not one। एक क्लोजर लुक टू वज्जी यहाँ पर देखिए while Magad became a powerful kingdom, Vajji with its capital at Vaisali in Bihar was under a different form of government known as Gan or Sang। देखिए in a Gan or Sang there were not one but many rulers, sometimes even when thousands of men ruled together, each one was known as Raja। देखिए these Rajas performed rituals together, and they also met in assemblies and decided what had to be done and how through discussion and debate। देखिए for example, if they were attacked by an enemy, they meet to discuss what should be done to meet the threat। However, women das and kamkars could not participate in these assemblies। Both the Buddha and Mahavira, about whom you will read in chapter 6, belong to Gan or Sang। Some of the most vivid description of life in the Sangs can be found in Buddhist book। अब यहाँ पे एक खास जो बात आपको कही गई, देखिए वहाँ पर वज्जी की बात कर लेते हैं। वज्जी की यहाँ बात कर, जैसा कि तुमने ऊपर में पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा आता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बहस और वाद विवाद तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्री, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। यहाँ पर आपको देखिए क्या कि कुछ महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर गण किसको बोलते हैं, संघ किसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। देखो गण यहाँ पर देखिए गण इज यूज फॉर ए ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स। गण शब्द का प्रयोग आपको कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। गण शब्द का प्रयोग कई समूह वाले सदस्यों के लिए किया जाता है। फिर देखिए संघ क्या होता है। देखिए संघ क्या है। संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। देखिए संघ अर्थात संगठन या सभा जिसको बोलते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा है उसके साथ देखिए यहाँ पर की वर्ड्स आप यहाँ पर क्या की वर्ड्स के बारे में यहाँ पर आपको देखिए दिस इज, यहाँ पर की वर्ड्स आपको जो यहाँ पर उसको थोड़ा सा देखिए क्या है कि दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वजीज फ्रॉम द, दिस इज एन अकाउंट ऑफ, यहाँ पर क्या देखिए दिस इज एन अकाउंट ऑफ वजीज फ्रॉम दीघा। देखिए क्या कि दीघ निकाय, देखिए दीघ निकाय ए फेमस बुद्धिस्ट बुक विच कंटेन्स सम ऑफ द स्पीचेज ऑफ द बुद्धा। दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स एगो। देखिए वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब यहाँ पर देखिए क्या अजातशत्रु एंड द वज्जी की बात की गई है। अजातशत्रु एंड द वज्जी की बात यहाँ पर की गई है।
अजातशत्रु एंड वज्जी की बात आपके यहाँ पर है। देखिए अब अजातशत्रु एंड वज्जी आपके यहाँ पर है। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जी, ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम वासाकार, देखिए नेम वसक्कार टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वज्जी met frequently in full assemblies. When he heard that they did, he replied that the Wajji would continue to prosper as long as they held full and frequent public assemblies. They met and acted together. They followed established rulers. They respected, supported, and listened to देखिए यहाँ पर दे फ्लोड, देखिए क्या दे फ्लोड स्टेब्लिश रूल, दे रिस्पेक्टेड सपोर्ट एंड लिसन टू एल्डर्स। वज्जी वुमेन, देखिए वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर, देखिए वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर। देखिए देखिए यहाँ पर क्षत्रिय जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जो आगे आपका कहा गया क्षत्रिय। देखिए वज्जी महिलाओं के साथ देखिए यहाँ देखिए लोकल स्ट्रीन्स जिसको बोलते हैं यहाँ पर क्या चैत्या, देखिए चैत्या जो लोकल स्ट्रीन्स वर मेंटेनेड इन बोथ टाउन्स एंड विलेज। वाइज सेंट्स हु फॉलोड डिफरेंट बिलीफ्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू इंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। अब यहाँ पर क्या कि इसके बाद इन व्हाट वे, देखिए इन व्हाट वेज was the Vajji's sung different from other Mahajan pads? Try and list at least 3 differences. देखिए राजास ऑफ पावर, देखिए राजास ऑफ पावरफुल किंगडम tried to conquer the songs. Nevertheless, these lasted for a very long time till about 1500 years ago, when the last of the guns or sung were conquered by the Gupta rulers, about whom you will read in chapter 10. यहाँ देखिए इसके बाद इसे आपको जो यहाँ पर देखते हैं इसमें जो आपको कहा गया, देखिए वज्जी जैसा आपको मगध एक शक्तिशाली राज बन गया था। मगध एक शक्तिशाली राज बन गया था। देखिए उसके नज़दीक ही वज्जी राज था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्थाएं थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां दास कम का इन सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में अध्याय पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में आपको संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। गण शब्द का प्रयोग आपको कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन या सभा होता है। संघ का मतलब, अब देखिए यहाँ पर वज्जी संघ का यहाँ पर जो कहा गया कि वज्जी संघ का यह वर्णन दिग्ग निकाय से लिया गया। दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब देखिए अजातशत्रु, यहाँ देखिए अजातशत्रु की बात करते हैं। अजातशत्रु देखिए अजातशत्रु क्या अजातशत्रु या अजातशत्रु की बात, देखिए अजातशत्रु, देखिए यहाँ पर क्या अजातशत्रु या अजातशत्रु की बात करते हैं। और वज्जी संघ, देखिए अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है था। उनसे सभी, देखिए आप अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है अतः उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ, देखिए वज्जी महिलाओं के साथ यहाँ पर देखिए वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। सरहद गाँव में चत्तियों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ अन्य महाजन पदों से कैसे भिन्न था, कम से कम 3 अंतर बताइए। अभी कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहता था।
जीतना चाहता था। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज में शामिल कर लिया। उसके बाद गुप्त शासकों गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज में शामिल कर लिया। अब यहाँ देखिए एक खास जो बातें आपके यहाँ पर है, इसमें देखिए कुछ आपको अजातशत्रु ये हो गया। उसके बाद आपके यहाँ देखिए एल्सवेयर की बात कर लीजिए थोड़ा सा। एल्सवेयर में जो यहाँ पर आपको अन्यंत्र की जो बात आपके यहाँ पर उसको थोड़ा सा देखिए। अन्यंत्र की जो बात है आपके यहाँ पर उसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं। फाइंड ग्रीस, देखिए आपका क्या, फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन योर एटलस अराउंड 2500 years ago the people of Athens set up a form of government which was called a democracy which lasted for about 200 years. All free men over the age of 30 were recognized as full citizens. There was, देखिए यहाँ पर क्या कि there was there was an assembly that met at least 40 times a year to decide on important matters. All citizens could attend these meetings. Appointments for many positions were made through lottery. All those who wanted to be chosen gave in their names, and then some were selected through a lottery. Citizens were expected to serve in the army and the navy. However, women were not considered citizens. Also, many foreigners who lived and worked in Athens as merchants and craftspersons did not have right as citizens. Besides, there were several thousand slaves in Athens who worked in mine fields, households, and workshops. They too were not treated as citizens. Do you think this was a true democracy? यहाँ आपको कहा गया क्या कि अपने एथेंस में यूनान और एथेंस को ढूंढ रहे। देखिए लगभग 25 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता, इसमें देखिए क्या, इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए हर साल भर में कम से कम 40 बार आपको 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी तथा शिल्पकारों के रूप में, देखिए व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशाला में काम करने दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? अब आगे हम देखिए ये सब बातें आपकी इमेजिन की बात यहाँ पर है, इमेजिन कर लीजिए। देखिए यू आर पीपिंग थ्रू ए क्रैक इन द वॉल्स ऑफ द असेंबली ऑफ वैशाली वेयर ए मीटिंग इज इन प्रोग्रेस टू डिस्कस वेज टू डील विद एन अटैक बाय द किंग ऑफ मगध। डिस्क्राइब व्हाट यू माइट हियर। यहाँ देखिए क्या, वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहाँ मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही, तुमने क्या सुना? अब आगे यहाँ पर देखिए कहा जाएगा क्या, उपयोगी शब्द आपके यहाँ पर है। देखिए राजा, उपयोगी शब्द में राजा है, अश्वमेघ है, वर्ण है, जनपद है, महाजनपद है, किलेबंदी है, सेना है, कर है, पौधरोपण है, गण अथवा संघ है, प्रजातंत्र आपके यहाँ पर। ये महत्वपूर्ण वर्ड्स की वर्ड्स में आ गए। यहाँ देखिए कीवर्ड्स के अंतर्गत यहाँ पर क्या हो गया, राजा हो गया क्या कि राजा हो गया, अश्वमेघ हो गया, वर्ण हो गया, जनपद हो गया, महाजनपद हो गया, फोर्टिफिकेशन हो गया, आर्मी हो गया, टैक्स हो गया, ट्रांसप्लांटेशन हो गया, गण और संघ हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। यहाँ से देखिए ये चैप्टर पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। जो है चैप्टर 5 जो पूरी तरह से फिनिश होता है। अब चैप्टर 5 के बाद यहाँ पर आपको जो चैप्टर 6 है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो चैप्टर 6 यहाँ देखिए, चैप्टर 6 में आपके यहाँ पर है क्या कि न्यू क्वेश्चन एंड आइडिया। देखिए न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़ की बात यहाँ पर की गई है। चैप्टर 6 में आपको चैप्टर 6 जो आपको वो न्यू क्वेश्चन एंड आइडिया, ये पार्ट 1 होगा चैप्टर 6 का। अब देखिए क्या अंगधा यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर कि अनघा, देखिए अनघा निकली सैर पर। देखिए अनघा, यहाँ पर देखिए अनघाज स्कूल ट्रिप, देखिए अनघाज स्कूल ट्रिप की बात की गई है। अनघाज स्कूल ट्रिप आपके यहाँ देखिए अनघाज, देखिए यहाँ पर क्या कि अनघाज स्कूल ट्रिप आपको है। अनघाज स्कूल ट्रिप यहाँ देखिए दिस वाज द फर्स्ट टाइम अंगा वाज गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र लेट एट नाइट टू गो ऑल द वे टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन टोल्ड द टीचर डू टेल द चिल्ड्रन about the Buddha and take them to see Sarnath as well.
यहाँ देखिए क्या कहा गया, देखिए अनघा आज पहली बार अपने यहाँ देखिए अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। अब देखिए द स्टोरी ऑफ बुद्धा की बात यहाँ पर की गई, द स्टोरी ऑफ बुद्धा की बात यहाँ पर की गई है। देखिए सिद्धार्थ also known as Gautam, the founder of Buddhism was born about 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of people, as you saw in chapter 5. Some kings in the Mahajanpada were growing more powerful, new cities were developing, and life was changing in the village as well. See chapter 9. Many thinkers were trying to understand these changes in society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. The Buddha belonged to a small gun known as Sakyan and was a Kshatriya. When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. He wandered for several he wandered for several years, meeting and holding discussion with other thinkers. He finally decided to find his own path to realization and meditated and meditated 4 days on end under a people tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. After that, he was known as the Buddha or the Wise One. He then went to Sarnath near Varanasi, where he taught for the first time. He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kusinara. अब यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें आपको ये कहा गया, देखिए बुद्ध धर्म के संस्थापक, देखिए बुद्ध की कहानी में आप देखते हैं बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म लगभग आपको 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय तथा शाक नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। देखिए क्या कि बुद्ध क्षत्रिय तथा शाक नामक एक छोटे से गण संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहते, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति को उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंत उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा मृत्यु से पहले का शेष उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने व्यतीत किया। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको है देखिए द बुद्धा, एक यहाँ पर आपको स्टेप क्या बोलते हैं इसको, स्तूप आपको यहाँ पे इमेज दिया गया स्तूप का, उसको देख लीजिए थोड़ा सा। इसको आप यहाँ पे देखिए सारनाथ स्तूप, ये आपको सारनाथ का स्तूप इमेज यहाँ पे आपको है। देखिए देखिए द स्तूप एट सारनाथ, दिस बिल्डिंग नॉन एज स्तूपा मतलब स्तूप वाज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। यू विल लर्न मोर अबाउट स्तूप्स इन चैप्टर 11। देखिए इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में आप इन स्तूपों के बारे में अधिक पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए द बुद्धा यहाँ क्या कि द बुद्धा taught that life is full of suffering and unhappiness. This is caused because we have craving and desires which often cannot be fulfilled. Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more or want other things. The Buddha described this as thirst or tanha देखिए यहाँ पर क्या तृष्णा बोलते हैं आपको यहाँ पर
तन्हा यहाँ पर लिखा गया तन्हा। देखिए यहाँ पर क्या कि ही टाउट दैट दिस कांस्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन। देखिए यहाँ पर ही टाउट, देखिए ही टाउट दैट दिस कांस्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए he also taught people to be kind and to respect and lives of others, including animals. He believed that the results of our action called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. The Buddha taught in the language of the ordinary people, Prakrit, so that everybody could understand his message. अब हम देखिए क्या कि what was the language used to, देखिए what was the language used to compose the Vedas. देखिए he also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did this. यहाँ देखिए क्या बुद्ध ने शिक्षा दी कि, देखिए बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तु को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा या तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म से अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे समान लोग भी उनके संदेश को समझ सके। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया वेदों की रचना। देखिए यहाँ पर क्या की, देखिए वेदों की जो रचना है उसको समझिए। यहाँ पर देखिए वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ। व्हाट वाज द लैंग्वेज टू यूज टू कंपोज द वेदास। देखिए ही आल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट दैट ही सेड लेट अस सी हाउ ही डिड दिस। देखिए क्या बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको है द स्टोरी ऑफ किस्तागोमी। हम देखिए द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। यहाँ देखिए किसा गौतमी का यहाँ पे स्टोरी है। द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी की यहाँ पर बात आपको है। द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। देखिए किसा गौतमी हियर इज ए फेमस स्टोरी अबाउट बुद्धा। देखिए हियर इज ए फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। वंस देयर वाज यू मैन नेम्ड किसा गौतमी हुज सन हैड डाइड। शी वाज सो सैड दैट शी roamed through the streets of the city carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. A kind man took her to the Buddha. The Buddha said, "Bring me a handful of mustard seeds and I will bring your child back to life." देखिए किस्सा गौतमी was overjoyed and started off at once. But the Buddha gently stopped her and added, the seed must come from the house of a family where nobody has died. यहाँ देखिए क्या किस्सा गौतमी went from door to door, but wherever she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother had died. What was the Buddha trying to teach the sorrowing mother? यहाँ देखिए क्या यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नाम एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा यहाँ पे क्या कि बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज देखिए यहाँ पर क्या, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता पिता, बहन, भाई, पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा नाना नानी की मृत्यु हुई थी। बहुत दुखी बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहा था कि इस संसार में कोई भी जीवित नहीं आया है, जो भी आएगा वो जाएगा।
तो इस संसार में जो भी आया वो जीवित आया है और जो भी आएगा वो जाएगा, इसे देना चाहता था। अब एक वहाँ उपनिषद की बात की गई है। यहाँ पर एक उपनिषद आपके यहाँ पर उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। उपनिषद उपनिषद की बात यहाँ पर की गई। देखिए अराउंड यहाँ पे क्या है कि अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वाज प्रीचिंग एंड परहैप्स ए लिटिल अर्लियर अदर थिंकर्स आल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखिए सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, अदर वांटेड टू नो व्हाई sacrifice should be performed. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. देखिए they describe this as the Atma or individual soul and the Brahman or the universal soul. They believe that ultimately both the Atma and the Brahman were one. जिस समय बुद्ध उपनिषद में देखिए जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा पहले द्वारा देखिए जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे चिंतक भी कठिन प्रश्न उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। देखिए इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद में बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्ण आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। अब यहाँ देखिए क्या कि many of their ideas were recorded in Upanishad. These were part of the later Vedic texts. Upanishad literally means approaching end। देखिए यहाँ पर क्या approaching and sitting near। देखिए approaching and sitting near and the text content of a conversation between teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogues। यहाँ देखिए क्या कि ऐसे कई विचार देखिए यहाँ पर ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में आपको देखिए ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद का उत्तर देखिए ऐसे कई विचार उपनिषद में आपके यहाँ पर ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या आगे यहाँ पर आपको शो किया गया है। देखिए most Upanishad thinkers were men, especially Brahmins and Rajas। देखिए occasionally there is mention of women thinkers such as Gargi, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts। Poor people rarely took part in these discussions। One famous exception was Satyakama Jabala। देखिए Satyakama Jabala, who was named after his mother, the slave woman Jabeli। देखिए the slave woman Jabeli, देखिए Jabeli, he had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama and became one of the best known thinkers of the time। Many of the ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7। देखिए ऐसे कई विचारों का संकलन आपको यहाँ पर उपनिषद में आपको हुआ था। इसी में आपको आगे कहा गया। देखिए इन चर्चाओं में भाग लेने में अधिकांश पुरुष ब्राह्मण राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारों का उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में स्वीकार किया था। वो अपने समय के सार्वभौमिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ोगे। अब आगे आप देखिए एक द वाइज बेगर की बात की गई। एक अच्छा भिखारी, आपको एक बुद्धिमान भिखारी की बात यहाँ पर की गई है, उसको यहाँ पर देख लीजिए। द वाइज बेगर्स की बात यहाँ पर आपको है।
देखिए यहाँ पे देखिए हियर इज ए डायलॉग बेस्ड, देखिए हियर इज ए डायलॉग बेस्ड ऑन ए स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद देखिए यहाँ पर क्या है कि छांदोग्य, देखिए छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद है। यहाँ देखिए साउंड, देखिए साउंड का देखिए क्या कि सौनक की बात होगी, देखिए सौनका एंड देखिए सौनका एंड अभी, सौनका एंड अभी परतारिन, सौनका एंड अभी परतारिन वर टू सेज हूम वर्शिपेड द यूनिवर्सल Saul. देखिए once has they sat down to eat, a beggar came and asked for some food. We cannot spare anything for you, Sonka said. We cannot spare anything for you, Sonka said. Sonka said, learned sirs, whom do you worship? The beggar asked. The universal soul, अभी यहाँ क्या अभी परतारिन, देखिए अभी परतारिन रिप्लाइड हैज, देखिए हैज इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फील्स द एंटायर वर्ल्ड। यस वी नो दैट द सेज नोडेड। इफ द यूनिवर्सल सोल फील्स द होल वर्ल्ड इट फील्स मी टू। whom am I but a part of the world, the beggar asks. You speak the truth, O young Brahmin. Then O sage, by not giving me food you are actually denying food to the universal soul. The sage realized the truth of what the beggar said and shared their food with him. देखिए how did the beggar convince the sage to share their food with him? देखिए यहाँ पर क्या है, यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। ये देखिए सौनक एवं अभी परतारिन, देखिए सौनक एवं अभी परतारिन नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के बैठे एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। सौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते? अभी परतारिन ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप ये जानते कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व विद्वान है? ऋषि ने कहा, हाँ ये हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व विद्वान है तो यह मेरे अंदर भी विद्वान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो, तुम सत्य बोलते युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषि ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के ऋषि को किस तरह मनाया? अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में कहा गया कि हाउ डिड द बेगर कन्विंस द सेज टू शेयर देयर फूड विथ हिम। आगे यहाँ पर और आपको दिया गया, देखिए सिक्स्थ स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी की यहाँ बात आपको की गई है। सिक्स्थ स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी की आपके यहाँ बात, देखिए सिक्स्थ स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, देखिए भारतीय दर्शन की 6 पद्धति जिसको षट दर्शन बोलते हैं। भारतीय दर्शन 6 पद्धति जिसको षट दर्शन भी बोलते हैं। देखिए सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, देखिए ओवर सेंचुरी इंडियाज इंटेलेक्चुअल exploration of truth has come to be represented by 6 system of philosophy. These are known as वैशेषिक, देखिए वैशेषिक आपको है। फिर आपके यहाँ पर न्याय, वैशेषिक न्याय, सांख्य, देखिए यहाँ पर क्या कि सांख्य देखिए सांख्य योग, पूर्व मीमांसा एंड वेदांत जिसको बोलते हैं पूर्व मीमांसा वेदांत। देखिए यहाँ पर क्या वेदांत और उत्तर मीमांसा। दीज 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी आर सेड टू हैव बीन फाउंडेड बाय सेज कोनाडा गौतमा। यहाँ देखिए क्या इन 6 पद्धति का सब देखिए ऋषि करना, देखिए क्या कि कोनाडा, देखिए बाय सेज कोना गौतमा, कपिला, पतंजलि, जैमिनी एंड वैश्य, देखिए आप एंड वैश्य रिस्पेक्टिव। देखिए दीज फिलोसफर स्टिल गाइड स्कॉलरली डिस्कोर्स इन द कंट्री। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मैक्स मुलर हैज ऑब्जर्व that the 6 system of philosophy were developed over many generations with contribution made by individual thinkers. However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other.
देखिए यहाँ पर आपको कहा गया कि सदियों से, देखिए सदियों से भारत और सत्य की बौद्धिक, सदियों से भारत आपको सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, देखिए ये वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कन्नद, देखिए यहाँ पर ऋषि कन्नद आपको है, ऋषि कन्नद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतवादी के जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ, व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की यहाँ क्या, तथापि सत्य की इनकी समझ, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। फिर आपको आगे यहाँ पे आपका है उपनिषद के बाद, देखिए पाणिनि द ग्रामेरियन, देखिए पाणिनि द ग्रामेरियन की बात यहाँ पर कर लेते हैं, पाणिनियन द ग्रामेरियन की बात यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पाणिनि व्याकरणविद, जिसको हम ग्रामीण बोलते हैं, व्याकरणविद आपके यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए आपको पाणिनि व्याकरणविद की बात यहाँ पर थोड़ा सा आप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज पाणिनि हु प्रिपेयर्ड ए ग्रामर फॉर संस्कृत। ही अरेंज द वॉवेल्स, देखिए ही अरेंज द वॉवेल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स इन ए स्पेशल ऑर्डर and then use these to create a formulae like those found in algebra. He used these to write down the rulers of the language in short formulae, around 3000 of them. यहाँ देखिए क्या कि इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरता व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे, लगभग 3000 नियम लघु सूत्र के रूप में लिखे। देखिए यहाँ पर जैनिज्म की बात करते हैं, जैन धर्म की बात कर रहे थे। यहाँ पर देखिए जैनिज्म अर्थात जैन धर्म की बात यहाँ पर कीजिए। देखिए जैनिज्म द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ जैनास, देखिए द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनास, देखिए वर्धमान महावीरा also spread his message around this time, that is 2500 years ago. He was a Kshatriya prince of the Lichvis, देखिए a group that was part of the Vaji Sangh, about which you read in chapter 5. At the age of 30 he left home and went to live in forest for यहाँ देखिए क्या कि for 12 years he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. He taught a simple doctrine. Men and women who wish to know the truth must leave their homes. They must follow very strictly the rules of देखिए क्या, the rules of अहिंसा, द रूल्स ऑफ अहिंसा। देखिए यहाँ पर अहिंसा विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग। देखिए अहिंसा यहाँ पर अहिंसा मतलब इसको अहिंसा भी बोल सकते हैं। ऑल बींग्स, देखिए यहाँ क्या, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। ऑल बींग्स सेड महावीर लॉन्ग टू लिव। देखिए टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। ऑर्डिनरी पीपुल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोवर्स बिकॉज दे यूज प्राकृत। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द country and named after the regions in which they were used. For example, the Prakrit spoken in Magad was known as Magdhi. Followers of Mahavira who were known as Jains had to lead very simple lives, begging for food. They had to be absolutely honest and were especially asked not to steal. Also they had to observe celibacy, and men had to give up everything including their clothes. देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें जो आपको कहा, इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचार का प्रसार किया।
अपने विचार का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक सत्य राजकुमार थे। इस संघ के विषय में देखिए, इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष के उन्होंने घर छोड़ दिया, 30 वर्ष के उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा देखिए, यहाँ पर उनकी शिक्षा सरल थी, उनकी शिक्षा सरल थी। उनकी शिक्षा आपको सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को अपना घर छोड़ना चाहिए, ये सब उसने कहा। उन्होंने देखिए उन्होंने आपको अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव आपको जीना चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके यही कारण है कि साधारण जन भी उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। देखिए यहाँ पर क्या है कि जैन, आपके यहाँ पर है क्या है, देखिए जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों से सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अब आगे यहाँ पे आपको कहा गया, देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे देखिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स। नेवरथिलेस, यहाँ पे क्या कि नेवरथिलेस देखिए यहाँ पर क्या कि नेवरथिलेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। मैनी मोर रिमेन बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम monks and nuns, providing them with food. देखिए जैनिज्म was supported mainly by traders, farmers who had to kill insects to protect their crops. Found it more difficult to follow the rules. Over 100 of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu, and Karnataka. The teaching of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. अब यहाँ आगे कहा गया, देखिए यहाँ पे कि पुरुषों को देखिए आप आगे इसमें आपको है कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए, देखिए अधिकांश व्यक्तियों को ऐसे कई नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रह रहे हैं और भिक्षु भिक्षुणियों बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारी ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों तथा साथ साथ आपको गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अब यहाँ पे एक खास जो आपको दिया गया, देखिए जैना की बात करते हैं। जैना आपको कौन सा, देखिए जैना, द वर्ड जैना कम्स फ्रॉम द टर्म जीना मीनिंग कनक्वल। देखिए व्हाट डू यू थिंक द टर्म जीना वाज यूज फॉर महावीरा। अब यहाँ पर आगे जो आपको कहा गया, देखिए जैन शब्द, यहाँ देखिए क्या जैन शब्द जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जीन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ। अब आगे यहाँ देखिए 10 संघ की बात आपको की गई है। 10 संघ की बात यहाँ पर की गई। देखिए संघ को समझते हैं। देखिए संघ, देखिए both the Mahavira and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in the Sangh, an association of those who left their homes. The rules made for Buddhist Sangh were written down in a book called the Vinaya Pitaka. From this we know that there were separate branches for men and women. All men could join the Sangh. However, children had to take the permission of their parents, and slaves that of their master. Those who worked for the kings had to take his permission, and debtors that of creditors. The women had to take their husband's permission. Men and women who joined the Sangh led simple lives. They meditated for most of the time and went to cities
and village to beg for food during a fixed hour. देखिए that is why they were known as bhikkhus, the Prakrit word for renounced beggar. Beggars and bhikkhunis they taught other and helped one another. They also देखिए यहाँ पर क्या कि they also held meeting to settle any quarrel that took place within the Sangh. Those who joined the Sangh include Brahmins, Kshatris, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves. Many of them wrote down the teaching of the Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their life in the Sangh. अब यहाँ देखिए संघ की बात, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों को उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। देखिए संघ में रहने देखिए यहाँ पर क्या कि संघ में यहाँ देखिए संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के संघ में रहने वाले यहाँ पर क्या कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ मिलते हैं। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सारा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। फिर आपको आगे यहाँ पे एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह के आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्राय बैठकें भी क्या करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने नियम के विषय में सुंदर कविताएं की रचना की। यहाँ देखिए क्या कि लिस्ट एटलीस्ट टू वेज इन विच द संघ डिस्क्राइब इन दिस लेसन वाज डिफरेंट फ्रॉम द वन मेंशन इन चैप्टर 5। वर देयर एनी सिमिलरिटी। देखिए पिछले अध्याय वर्णित संघ और इस अध्याय वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताएं, क्या इनमें कोई समानताएं दिखती है। अब आगे यहाँ पर आपको कहा गया कि क्या कि एक कैब देखिए यहाँ पर क्या एक मिनट यहाँ देखिए एक कैब होलोड आउट इन द हिल। देखिए एक कैब होलोड आउट इन द हिल्स। दिस इज ए कैब इन कार्ले प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। मॉन्क्स एंड नन्स लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन दिस शेल्टर्स। यहाँ पर देखिए क्या कि पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा है। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान क्या करते थे। इन शरण स्थलों में आपको रहकर ध्यान क्या करते थे। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको है, अब आपको आगे इसमें जो खास बात था यहाँ पर देखिए कि आपको मोनेस्ट्रीज की बात यहाँ पर की गई है। मोनेस्ट्रीज मतलब विहार की बात आपके यहाँ पर की गई है। देखिए विहार जो आपके यहाँ पर मोनेस्ट्री मतलब जो रहने का स्थान है तो उसको यहाँ पर देख लीजिए। मोनेस्ट्रीज आपके यहाँ पर है। देखिए टू बिगन विथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपुल द ओनली टाइम देखिए द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वाज ड्यूरिंग द रेनी season when it was very difficult to travel. Then their supporters built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in the hilly areas. As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters, and so monasteries were built. Monasteries were built. देखिए these were known as vihars. The earliest यहाँ देखिए क्या कि the earliest vihars were made of wood and then of brick. Some were even in caves that were dug out in hills, especially in western India. ये बुद्ध यहाँ पर देखिए जैन तथा बौद्ध भिक्षु। देखिए यहाँ पर क्या कि जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल तक एक स्थान दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे कि वर्षा ऋतु में जब यातायात करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे।
जैसे जैसे क्या जैसे जैसे समय बीता गया भिक्खु भिक्खुनी जैसे 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 समय बीता गया भिक्खु भिक्खुनी ने स्वयं था उनके समर्थकों ने आपको अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर या काट कर बनाए गए थे। अब आपको यहाँ पर आगे है, यहाँ पर आगे आपको यहाँ इसमें दिया गया एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि यहाँ पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस कि एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है या एक बौद्ध ग्रंथ हमें बताता है। जस्ट हैज द वाटर्स ऑफ रिवर लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशियन, सो आर वर्ण एंड रैंक्स आर फैमिली फॉरगॉटन व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा ज्वाइन द ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स। यहाँ देखिए क्या, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। फिर देखिए वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार्स वाज बिल्ट वाज डोनेटेड बाय ए रिच मर्चेंट्स और ए लैंड ओनर्स और द किंग। द लोकल पीपुल कैम विथ गिफ्ट्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द monks and nuns. In return they taught the people over the centuries Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. You will learn more about in this in chapter 9. अब यहाँ देखिए क्या कि प्राय किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुनी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में फैल गया। अध्याय 9 में इसके बारे में तुम अब अत्यधिक पढ़ोगे। अब देखिए 10 सिस्टम ऑफ आश्रम। देखिए आप आश्रम के सिस्टम की बात करिए, आश्रम की पद्धति की बात, मतलब आश्रम व्यवस्था की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ देखिए सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ पर देखिए, अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। हियर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन ए प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट, इट इज यूज इंस्टेड फॉर ए स्टेज ऑफ लाइफ। देखिए 4 आश्रम वर रिकॉग्नाइज, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सामान्य और यहाँ देखिए वानप्रस्थ और संन्यास। और यहाँ पर देखिए संन्यास ब्राह्मीण, क्षत्रिय एंड वैश्य मैन आर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ्स एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ ब्रह्मचर्य। देन दे हैड टू मैरी एंड लाइव हैज हाउस होल्डर मीन्स गृहस्थ। देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट वानप्रस्थ। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम sannyasins. The system of ashram allowed men to spend some part of their lives in meditation. Generally women were not allowed to study the Vedas and they had to follow ashram chosen by their husbands. अब यहाँ पर देखिए जो कहा गया कि जैन था बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। देखिए यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण और क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सारा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। देखिए आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। देखिए प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। देखिए यहाँ पर क्या संघ के जीवन से आश्रमों की अवस्था किस तरह भिन्न थी, यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ, क्या सभी 4 वर्णों की आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया एल्सवेयर की बात यहाँ पर की गई। देखिए फाइंड यहाँ पर एल्सवेयर की जो बात की गई, अन्यंत की जो बात की उसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए फाइंड ईरान इन योर एट्रस। देखिए जोरास्ट्र यहाँ पर क्या Zarathustra, जिस बोलते Zoroaster was an Iranian prophet. His teachings are contained in a book called the Avesta. The language of the Avesta and the practices described in it are very similar to those of the Vedas. देखिए the basic teaching of Zoroaster are contained in Zoroaster को हम यहाँ पर Zarathustra बोलते Zarathustra are contained in the contained in the maxim God thought, God word, God words and God deeds. Here is a verse from the
the Jain Avesta. Lord grant strength and the rule of truth and God and sorry, Lord grant strength and the rule of truth and good thinking, by means of which one shall create peace and tranquility. For more than 1,000 years, Zoroastrianism was a major religion in Iran. Later, some Zoroastrians migrated from Iran and settled down in the coastal towns of Gujarat and Maharashtra. They were the ancestor of today's Parsis. देखिए एटलस में ईरान को ढूंढे। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर था। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर था। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाजों, वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। हे ईश्वर, देखिए हे ईश्वर बल सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1,000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। हाँ देखिए, इमेजिन करना आपके यहाँ पर आपको जो कहा गया, कुछ महत्वपूर्ण आपको डेट भी हैं, कुछ इमेजिन भी आपके यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या कि फाइंड ईरान, देखिए फाइंड यहाँ पर इमेजिन यू वांट टू गो टू लिसन टू वन ऑफ द preachers who lived about 2500 years ago. Describe your conversation with your parents as you try to persuade them to let you go. यहाँ देखिए इसका ये मतलब, तुम लगभग 25 वर्ष के पूर्व एक उपदेशक को सुनने जाना चाहती हो, वहाँ जाने की अनुमति लेने के तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगे, इसका वर्णन करें। अब यहाँ पर एक की वर्ष देखिए उपयोगी शब्द देखिए आपको तन्हा, तृष्णा, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, ये सब उपनिषद हुआ, महत्वपूर्ण वर्ड हुआ। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के देखिए, सम इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख लीजिए यहाँ पर। उपनिषदिक थिंकर्स द जैन टीचर महावीर एंड द बुद्धा अबाउट 2500 years ago। देखिए उपनिषद के विचारक जैन महावीर था बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पहले। फिर देखिए राइटिंग डाउन ऑफ द जैन टेक्स्ट अबाउट 1500 years ago। तो जैन ग्रंथों का लेखन आपको लगभग 1500 वर्ष पहले। देखिए यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण डेट है, इसको यहाँ पर गौर कीजिए। देखिए नए शासक हुआ आपको 3000 साल पहले, महाजन पद लगभग 3000 साल पहले। यहाँ देखिए अब जो महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं उनको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। नए शासक जो आपको हुए, देखिए न्यू काइंड्स ऑफ राजास अबाउट 3000 years ago। महाजन पद अबाउट 2500 years ago। फिर महाजन पद 3000 साल पहले। अब सिकंदर आक्रमण, देखिए अलेक्जेंडर इन्वेंशन, यहाँ देखिए क्या Alexander's, यहाँ देखिए क्या Alexander's invasion composition of the निकाय अबाउट 2300 years ago। यहाँ देखिए सिकंदर का आगमन दिग निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले हुआ। अब इंड ऑफ द गन और संघ अबाउट 1500 years ago। गन या संघ राज्यों का अंत आपको लगभग 15 साल पहले आपको हुआ। यहाँ से देखिए आपको चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का जो महत्वपूर्ण चीज़ें था वो हो गया। अब हम चैप्टर 7 में प्रवेश करते हैं। यहाँ आपको देखिए चैप्टर 7 आपके यहाँ अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर की बात की गई है। देखिए अशोका एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोका एक अनूठा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। यहाँ देखिए क्या कि रोशन रुपीज़ की बात यहाँ पर की गई, रोशन के रुपए की बात यहाँ पर आपको कहानी शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात जो देखिए रोशन कल्चर द क्रिप्स नॉट दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन हर ऑन हर बर्थडे while she badly wanted to buy a new CD. She also wanted to just see and feel the brand new notes. It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a teeny set of lines on the left. What were the lines therefore? She wondered. यहाँ देखिए क्या कि जन्मदिन पर रोशन को देखिए दादाजी से एक नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। लेकिन तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। अब देखिए द लायन कैपिटल यहाँ पर इमेज आपको नीचे भी आपको शो किया गया है। तो देखिए ए वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, यहाँ देखिए ए वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर की बात यहाँ पर की गई है। एक बहुत बड़ा राज्य या एक साम्राज्य की बात यहाँ पर आपको की गई है।
हाँ, यहाँ देखिए ए वेरी बिग किंगडम, ए वेरी बिग किंगडम, ए वेरी बिग किंगडम। यहाँ देखिए क्या ए वेरी बिग किंगडम इक्वल टू एन एम्पायर की बात की गई है। एक बहुत बड़ा राज्य, एक बहुत बड़ा साम्राज्य भी आपके यहाँ पर है। इसमें सबसे पहले देखिए क्या कि द लायन, देखिए यहाँ पर क्या कि द लायंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड क्वाइंस हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। दे वर कार्वेड इन, देखिए दे वर कार्वेड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए मासिव स्टोन पिलर एट सारनाथ अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 6। Asuka was one of the greatest rulers known to history, and on his inscription were described on pillars as well as on the rock surface. Before we find out what was written in this inscription, let us see why his kingdom was called an empire. यहाँ देखिए हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसे पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में अध्याय 6 में आपने पढ़ा इतिहास की महानतम। यहाँ देखिए क्या इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इससे पहले कि हम यह जाने कि इसके पहले कि हम यह जाने कि किन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। यानी कि अशोक जिस समाज पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताबें मिलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि अशोक जिस समाज पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता से की थी। यहाँ चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताबों में मिलते हैं। फिर आपके यहाँ पर आगे देखिए क्या डायनेस्टी की बात आपके यहाँ पर की गई, डायनेस्टी की बात यहाँ पर आपको की गई है। डायनेस्टी की बात यहाँ पर आपको की गई है। यहाँ देखिए क्या डायनेस्टी की बात आपके यहाँ पर की गई है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। डायनेस्टी देखिए when members of देखिए क्या when members of the same family becomes rulers one after another, the family is often called a dynasty. The Mauryas देखिए the Mauryas were a dynasty with three important rulers, Chandragupta, his son Bindusar and Bindusara's son Ashoka। देखिए आप वंश की बात करें, देखिए जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य आपको एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें वंश कहा जाता है। उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त हुए, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक हुआ। अब आगे यहाँ पर जो कहा उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो द प्लेस वेयर, यहाँ पर देखिए एक प्लेस आपके यहाँ पे इमेज है जिन जगहों पर अशोक के, यहाँ देखिए द प्लेस एक इमेज यहाँ में अशोक किया गया है। द प्लेस वेयर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड विथ रेड डॉट्स। दीज वर इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर नेम द कंट्रीज वेयर अशोकान इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड विच इंडियन स्टेट्स वर आउटसाइड द एम्पायर। हम देखिए क्या जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। यहाँ पर आपको जो कहा गया द मौर्यन एम्पायर की बात आपको यहाँ पर कई उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। द मौर्यन एम्पायर की जो बातें थी उसको यहाँ देखिए मानचित्र 5 में, देखिए मैप 5 में यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। मैप 5 देखिए मानचित्र 5 में यहाँ क्या है कि द मौर्यन एम्पायर की बात, देखिए द मौर्यन एम्पायर मौर्य समाज की बात यहाँ पर आपको देखिए शोइंग द प्रिंसिपल सिटीज एंड सम ऑफ द प्लेस वेयर इंस्क्रिप्शन वर फाउंड। यहाँ देखिए क्या उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्तर की बात यहाँ पर की गई। अब यहाँ पर देखिए क्या यहाँ आगे आपको इसमें है क्या द एम्पायर दैट, देखिए यहाँ पर क्या द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya or Kautilya. Many of Chanakya's ideas were written down in a book called Arthashastra. यहाँ देखिए क्या कि फिर इसके बाद there were several cities in the empire marked with black dots on the maps. देखिए these included
included the capital Patliputra, Taxila, Ujjain. तक्षशिला देखिए यहाँ पर तक्षशिला was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south India. Merchants, officers, and craftspersons probably lived in these cities. देखिए in other areas there were village of farmers and herders in some areas such as Central India. देखिए there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. People in different parts of the empire spoke different यहाँ पे क्या है कि spoke different language spoke different languages. They probably ate different kinds of food. देखिए they probably ate different kinds of foods and wore different kinds of clothes as well. यहाँ पे देखिए क्या देखिए यहाँ पर आपको कहा गया कि अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना आपको 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको देखिए अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी. चाणक्य या कोटेल नाम के बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी. चाणक्य कई बार देखिए चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में आपको मिलते हैं. फिर आप आगे देखिए साम्राज्य में बहुत से नगर थे. देखिए साम्राज्य में बहुत से नगर थे. मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया. इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे. तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था. दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था. शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे. देखिए साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे. मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था. वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चाहते थे. साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे. वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे. अब यहाँ पर देखिए एक खास जो बात यहाँ पर की गई है अब उसको देखिए इन अदर एरियाज देखिए there were several cities in the empire marked with black dots on map. देखिए these include the capital Patliputra, Taxila and Ujjain. Taxila was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south India. Merchants, officials, and craftspersons probably lived in these cities. In other areas, there were villages of farmers and herders. In some areas, such as Central India, there were forests where people gather forest produce and hunted animals for food. People in different parts of the empire spoke different language. They probably ate different kinds of food and wore different kinds of clothes as well. यहाँ हम देखिए जो खास बात है आपको देखिए हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स. यहाँ देखिए कि राज साम्राज्य से कैसे भिन्न है. देखिए एम्पेरर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स. देखिए एम्पेरर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज. सो ऑल्सो देखिए यहाँ पर क्या कि सो ऑल्सो दे नीड ए लार्जर नंबर ऑफ ऑफिसर्स हु कलेक्ट टैक्सेज. यहाँ चूंकि देखिए राज साम्राज्य से कैसे भी उसकी चर्चा यहाँ पर है. देखिए चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है. इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है. अब देखिए रूलिंग एंड एम्पायर की बात यहाँ पर की गई. देखिए रूलिंग एंड एम्पायर की बात यहाँ पर की गई. रूलिंग एंड एम्पायर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं. मतलब रूलिंग द एम्पायर मतलब क्या, साम्राज्य पर शासन करना. साम्राज्य का प्रशासन करने की बात यहाँ पर है. देखिए हैड द एम्पायर वाज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रूल डिफरेंटली. द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर. दिस मीन दैट ऑफिसर वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स हु लिव्ड इन विलेज एंड टाउन इन द एरिया
इन द एरिया। ऑफिसर देखिए ऑफिसर्स आल्सो पनिशेड दोज who disobeyed the rulers orders. Many of these officers were given salaries. Messengers यहाँ देखिए क्या messengers went to देखिए messenger went to and fro and spies kept a watch on the officials, and of course the emperor supervised them all with the help of members of the royal family and senior ministers। यानी कि चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसे अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके देखिए पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके गाँव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार के वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि देयर वर यहाँ पर क्या है कि देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेज, ईच ऑफ दिस वाज रूल्ड फ्रॉम ए प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड। यहाँ पर क्या देखिए मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा, कुछ हद तक पाटलिपुत्र इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राजपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए बिसाइड देयर वर vast areas between these centers. Here the Mauryas tried to control roads and rivers, which were important for transport, and to collect whatever resources were available as tax and tribute. देखिए for example, the Arthashastra tells us that the northwest was important for blankets and South India for its gold and precious stones. It is possible that these resources were collected as tribute। देखिए कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि देखिए यहाँ पर क्या जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। वहाँ देखिए यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा करते थे, उसे इकट्ठा कर और भेंट मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ट्राइब्यूट मतलब आपको नजराना हो गया। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको है देखिए ट्राइब्यूट की बात करें, ट्राइब्यूट क्या होता है, देखिए नजराना क्या होता है। यहाँ पर देखिए अनलाइक टैक्स देखिए यहाँ पर क्या कि अनलाइक टैक्स विच वर कलेक्टेड ऑन ए रेगुलर बेसिस, ट्राइब्यूट वाज कलेक्टेड हैज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव ए वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। यहाँ देखिए क्या नजराना क्या, देखिए जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से भी देखिए जहाँ कर आपको नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थ के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो शिक्षा से देते थे। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो शिक्षा से देते थे। फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या कि फिर आपको आगे यहाँ इसमें आपको शो किया गया है। देखिए देयर वर यहाँ पर क्या कि देयर वर आल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स, पीपल लिविंग इन दिस एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट टिम्बर हनी एंड वैक्स टू मॉडर्न ऑफिसर्स। यहाँ पर क्या कि देखिए और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दे। आगे यहाँ पर देखिए क्या कि
देखिए द एम्पायर एंड द कैपिटल सिटी की बात यहाँ पर की गई है। द एम्पायर एंड द कैपिटल सिटी की बात आपको की गई। द एम्पायर एंड द कैपिटल सिटी आपके यहाँ पर है। देखिए राजधानी में सम्राट, द एम्पायर एंड द कैपिटल सिटी मतलब क्या, सम्राट और राजधानी, राजधानी का नगर या राजधानी नगर। देखिए यहाँ पर देखिए Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator। देखिए Megasthenes wrote an account about what he saw। Here is a part of his description। The occasion, देखिए the occasion on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal procession। He is carried a golden palanquin। His guards ride elephant decorated with gold and silver, gold and silver। देखिए some of the guards carry trees on which live birds, including a flock of trained parrots circle about the head of the emperor। The king is normally surrounded by armed women, and the king is normally surrounded by armed women। He is afraid that someone may try to kill him। He has a special servant to test the food before he eats। He never sleeps in the same bedroom for 2 nights। फिर and about Patliputra, modern Patna, he wrote, this is a large and beautiful city। It is surrounded by a massive wall। It has 570 towers and 64 gates। The houses of 2 and 3 stores are built of wood and mud bricks। The king palace is also of wood and decorated with the stone carvings। It is surrounded with gardens and enclosures for keeping birds। देखिए यहाँ पर क्या है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। देखिए यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में देखिए, पटना एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिससे 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर देखिए लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अंकित किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। देखिए वाई डू यू थिंक द किंग हैड ए स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड ही एट। यहाँ देखिए राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे। देखिए इन व्हाट वे वाज पाटलिपुत्र डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदारो, हिंट्स सी चैप्टर 3। यहाँ देखिए पाटलिपुत्र मोहनजोदारो से किस प्रकार भिन्न था, यहाँ पर आपको बताना है। और फिर आपको आगे इसमें देखिए आप अशोक का यूनिक रूलर की बात की गई। देखिए अशोक का एक अनोखा सम्राट यहाँ पर आपको है। इसको यहाँ देखिए क्या कि सबसे पहले देखिए अशोक का यूनिक रूलर में यहाँ पर देखिए क्या कि अशोक देखिए द मोस्ट फेमस रूलर वाज अशोक। ये देखिए ही वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स। यहाँ देखिए अशोक यहाँ एक अनोखा सम्राट में जो कहा गया। देखिए अशोक देखिए यहाँ पर क्या कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में आपको है। अब देखिए अशोका वार, देखिए आप अशोकाज वार इन कलिंगा की बात की। अशोका वार इन कलिंगा की जो बात उसको यहाँ पर देखने प्रयास करते हैं। अशोकाज वार इन कलिंगा, देखिए इन कलिंगा या कलिंग यहाँ पे जो बोलते हैं। देखिए कलिंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। देखिए कलिंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। सी मैप 5 पेज 68 यहाँ पे जो कहा गया
देखिए यहाँ पर क्या है कि अशोक फाउट देखिए अशोक फाउट ए वार टू कनक्वर कलिंगा, हाउएवर ही वाज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लड सेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वार्स। देखिए ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग ए वार। यहाँ देखिए क्या कि कलिंग देखिए कलिंग तटवर्ती अशोक का कलिंग में देखिए क्या अशोक कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 पृष्ठ 68 को देखिए कलिंग ने देखिए अशोक ने कलिंग को जीतने का एक युद्ध रहा, अशोक ने कलिंग को जीतने का एक युद्ध रहा लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा को देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। लेकिन युद्ध जनित देखिए आप क्या लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, अब यहाँ पे एक खास जो आपके यहाँ पर दिया गया उसको देखिए यहाँ पर क्या देखिए अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार, अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार के अंदर अशोक कलिंग के युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख यहाँ पर आपको है। अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वार यहाँ पर आपको है, उसको यहाँ पर देखिए। इसमें जो आपको कहा गया देखिए यहाँ पर क्या कि अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार। देखिए दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड ऑन इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। देखिए 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग फर्स्ट कनक्वेर कलिंगा about a lakh and a half people were captured and more than a lakh of people were killed। देखिए this filled me with sorrow। Why? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner। Brahmins and monks also die। And people who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants die or lost their loved ones। that is why I am sad and have decided to observe dharma and to teach others about it as well। I believe that winning people over through dharma is much better than conquering them through force। I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war। Instead they should try to think about how to spread dharma। देखिए आपको यहाँ पर कहा गया अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या उन्हें अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इससे मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इससे उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। धर्म संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म, और धर्म प्राकृतिक रूप है। धर्मा इज द प्राकृतिक धर्मा इज द प्राकृतिक वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म। देखिए हाउ डिड कलिंगा वार ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अशोकाज एटीट्यूड टुवर्ड्स वार। अब यहाँ पर देखिए जो खास बात है क्या यहाँ पर एक खास चीज़ आपको फिगर भी दिया गया है। द रामपुरा देखिए यहाँ पर जो कहा गया है देखिए यहाँ पर क्या है उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखिए यह बिहार के रामपुरवा में मिली एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया देखिए क्या द रामपुरा बुल लुक एट द फाइनली polished stone sculpture। देखिए दिस वाज पार्ट ऑफ ए मॉडर्न पिलर फाउंड इन रामपुरवा बिहार देखिए एंड हैज नो बीन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ स्कल्पचर्स ऑफ द टाइम। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया इसको देखिए फिर आपको आगे यहाँ पे आपको देखिए व्हाट वाज अशोका धर्म। देखिए व्हाट वाज अशोका धर्म क्या था।
यहाँ देखिए व्हाट वाज अशोक धर्म, अशोक का जो धर्म था वो क्या था, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए व्हाट वाज अशोक का धर्म, अशोक का जो धर्म था वो क्या। देखिए अशोक यहाँ पर जो आपको कहा गया थोड़ा सा गौर कीजिए। अशोक धर्म, देखिए अशोक धर्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ ए sacrifice. He felt that just as a father tried to teach his children, he had a duty to instruct his subject. He was also inspired by the teaching of the Buddha, chapter 6. यहाँ देखिए क्या अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। यहाँ देखिए यहाँ देखिए क्या देयर वर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट troubled him. People in the empire followed different religions and this sometimes led to conflict. Animals were sacrificed. देखिए slaves and servants were ill-treated. Besides, there were a quarrel in families and amongst neighbors. देखिए अशोका felt it was his duty to solve these problems. So he appointed officers known as the Dhammamat who went from place to place teaching people about Dham. देखिए बिसाइड अशोका, देखिए क्या बिसाइड अशोका गॉड हिज मैसेज इंस्क्राइब ऑन रॉक्स एंड पिलर्स इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिसर्स टू रीड हिज मैसेज और टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ। अशोका देखिए यहाँ पर कि अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम टू अदर लैंड्स सच एज सीरिया, इजिप्ट एंड ग्रीस एंड श्रीलंका। यहाँ देखिए try and identify these on map 6 page 76 and 77. He built roads, dug wells and built rest houses. Besides, he arranged for medical treatment for both human beings and animals. यहाँ देखिए क्या कि ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनमें उनके समाज में अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे उनमें, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाते थे। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार एवं पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं के निदान उनका कर्तव्य है। इससे उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह पर जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने देखिए यहाँ पर क्या इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजाओं के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे। फिर देखिए यहाँ पर क्या कि फिर संघ क्षेत्र 77 पदे के मानचित्र इन क्षेत्रों को पहचानने को प्रयास कीजिए। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके लिए इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य एवं जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश यहाँ पर दिया गया। अपनी प्रजा के लिए जो अशोक के संदेश वहाँ पर इसको मेंशन किया गया। इसको देखिए अशोक मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। अपनी प्रजा के लिए यहाँ देखिए अशोक के जो संदेश उसको यहाँ पर दिया गया, उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए people perform a variety of rituals when they fall ill. देखिए when their children get married, when children are born, or when they go on journey. देखिए these rituals are not useful if instead people observe other practices. This would be more fruitful. What are these other practices? देखिए these are being gentle with slaves and servants, respecting one's elders, treating all creatures with compassion, giving gift to Brahmins and monks. It is both wrong to praise one's own religion or criticize another's. Each one देखिए यहाँ पे क्या each one should respect the one's each one should respect the other's religion. If one praises one's own religion while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion. देखिए therefore one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it. लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, जब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मण तथा ब्राह्मणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की
निंदा करना दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ देखो आपको कहा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू, the first Prime Minister of India, wrote his edicts instruction will still speak to us in a language we can understand and we can still learn much from them. Identify the parts of Ashoka's message that you think are relevant today. यहाँ पर देखिए क्या कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, इनके धर्मादेश आज भी हम में से एक ऐसी भाषा में बात करते हैं उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अशोका मैसेज दैट यू थिंक आर रिलेवेंट टुडे। यहाँ देखिए कि अशोक ने के धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने की उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताया जो आज भी प्रासंगिक है। देखिए ये आपको अर्ली ब्राह्मी के यहाँ पर लेख आपको दिया गया है। अर्ली ब्राह्मी का यहाँ पर लिपि आपको अर्ली ब्राह्मी का लिखा गया लेख आपको, फिर आपको देवनागरी में इसी को देखिए अर्ली ब्राह्मी आपको और कैसे लिखते थे, फिर आपको यहाँ इसी चीज़ को देवनागरी हिंदी में से लिखते थे, फिर इसी को बंगाली में और कैसे लिखते हैं, फिर इसी को आपको मलयालम में देखिए मलयालम कैसे लिखते हैं, फिर आपको तमिल को भी ऐसे ही लिखते हैं आपको, और को तमिल में आपको ऐसे लिखते इस तरह से लिखते हैं, मलयालम में इस तरह से आपको और को लिखते हैं। फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ पर जो आपको कहा गया है कि एक यहाँ पर क्या कि बिलो द ब्राह्मी स्क्रिप्ट मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ओवर 100 of years। हियर यू कैन सी द रिटर्न इन डिफरेंट स्क्रिप्ट। देखिए यहाँ पर क्या ब्राह्मी लिपि, देखिए आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप और अक्षर की अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या एल्सवेयर में कुछ खास बातें यहाँ पर आपको की गई है। देखिए एल्सवेयर की कुछ खास चीज़ों को यहाँ पर समझ अनंत की में देखिए जो कहा गया सम व्हाट कि यहाँ पर क्या कि सम व्हाट बिफोर द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। देखिए सम व्हाट बिफोर द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर अबाउट 2400 ईयर्स एगो एम्पायर्स इन चाइना बिगन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। देखिए यहाँ पर क्या इट वाज मीन टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टोरल पीपुल। एडिशन टू द वॉल वर मेड ओवर ए पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स बिकॉज यहाँ पे क्या because the frontiers of the empire kept shifting. The wall is about 6400 kilometer long and is made of stone and bricks with a road along the top. Several thousand people worked to build the wall. There are watchtowers all along a distance of about 200 मीटर। यहाँ देखिए क्या कि मौर्य साम्राज्य को उभरने से थोड़ा मौर्य साम्राज्य को उभरने से थोड़ा पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही तथा पत्थर और ईंट से बनी है। यह देखिए दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। यह तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह आपको सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था। देखिए you live in Kalinga and your parents have suffered in the war. Messengers from Ashoka have just arrived with the new ideas about Dhamma. Describe the dialogue between them and your parents। यहाँ देखिए क्या कि तुम कलिंग में रहती हो, तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े। अभी अभी अशोक के दूत धर्म के नए विचारों को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता और संदेश वाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करें। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया
देखिए सम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात देखिए बिगिनिंग ऑफ द मौर्य एम्पायर मोर देन 2300 ईयर्स एगो। देखिए मौर्य समाज की शुरुआत 2300 साल पहले आपको, मौर्य समाज की शुरुआत 2300 साल पहले आपको भी इसको यहाँ पर देखा। फिर एक इमेज भी आपको यहाँ पर शो किया गया, आप देखिए। दीज रूट्स देखिए, दीज रूट्स अंदर आपको रेड में भी है, ब्लू है। इस एक मैप यहाँ पर शो किया गया, इसको आप जब होगा तब उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए आपको एक इसके बाद जो आपको यहाँ आगे आपको कुछ दिया गया है। यहाँ देखिए चाइनीज, इंडियंस, ईरानी। अब देखिए यहाँ पर देखिए लुकिंग अहेड, आगे यहाँ पर देखिए आगे की बात यहाँ पर आपको बताई गई है। आगे की बात यहाँ पर आपको लुकिंग अहेड में देखिए लगभग 2500 वर्ष पहले देखिए यहाँ पर क्या कि लगभग 2500 वर्ष पहले मौर्य समाज का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई अन्य राजाओं का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर देखिए, पश्चिमोत्तर देखिए क्या पश्चिमोत्तर में था उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर उत्तर तथा इनके बाद पश्चिमोत्तर उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। अध्याय 10 में देखिए शकों के बाद कुषाण, देखिए शकों के बाद कुषाण लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। देखिए कुषाणों के यहाँ पे क्या कि उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्ण था। कुछ और वंश का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त समाज की स्थापना हुई। यहाँ देखिए क्या इसके बाद यहाँ पर क्या अभी देखिए हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ देखिए यहाँ पश्चिम भारत मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। देखिए इसके लगभग 1700 वर्ष पहले लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य पश्चिम भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में आपको 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चेरो तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 15 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडु पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें समान स्त्री पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में। यहाँ देखिए क्या उद्योग था, यहाँ देखिए क्या इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहाँ उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहाँ पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया मानचित्र क्षेत्र को देख करके समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिर और स्तूप तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ हो रही थी। इस पुस्तकों के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान रखना। अब के सातवाहन सिक्का का इमेज दिया गया आपको, शक सिक्का की इमेज है, ये कुषाण सिक्का की इमेज है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या, उसके बाद यहाँ पे ये हिंद यवन का सिक्का का यहाँ पे इमेज दिया गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या, अब देखिए क्या लुकिंग अहेड की बात यहाँ पर की। लुकिंग अहेड की बात यहाँ आगे में देखिए द मौर्यन एम्पायर, देखिए क्या की द मौर्यन एम्पायर कोलैप्स्ड अबाउट 2200 ईयर्स एगो इन इट्स प्लेस लैंड देखिए एंड एल्सवेयर रोज सेवरल न्यू किंगडम्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। किंग्स नोन एज द इंडो ग्रीक्स ruled for about 100 years. They were followed by a Central Asian people known as the Saks, who set up kingdoms in the northwest, north and western India. Some of these kingdoms lasted for about 500 years till the Saks were defeated by the Gupta kings. Chapter 10. The Saks in turn were followed by the Kushans about 2000 years ago. You will learn more about the Kushans in chapter 9. In the north and in parts of central India, a general of the Maurya named Pushyamitra Shung set up a kingdom. The Shung were followed by another dynasty known as the Karnav.
and by rulers from other families till the establishment of the Gupta Empire about 1700 years ago. The Shak who ruled over parts of western India fought several battles with the Satvahans who ruled over western parts of central India. The Satvahans kingdom, which was established about 2000 years ago, it lasted for about 400 years. Around 1700 years ago, a new ruling family known as the Wakataks became powerful in central and western India. In South India, the Cholas, Cheras, and Pandya ruled between 2200 and the 1800 years ago, and about 1500 years ago, there were two large kingdoms, those of the Pallavas and the Chalukyas. But there were several other kingdoms and kings as well. We know about them from their coins and inscription as well as from books. फिर आपको यहाँ देखिए क्या कि देयर वर यहाँ पर क्या कि देखिए देयर वर अदर चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन विच ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन प्लेड ए मेजर रोल. देखिए दीज इंक्लूड द स्पीड ऑफ एग्रीकल्चर एंड द ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स. देखिए क्राफ्ट्स प्रोडक्शन एंड ट्रेडर्स एक्सप्लोरेड लैंड रूट्स विद इन द सब कॉन्टिनेंट एंड आउटसाइड द एंड सी रूट्स. देखिए क्या एंड सी रूट्स टू वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया. देखिए वर आल्सो देखिए क्या were also opened up and many new buildings were built, including the earliest temples and the stoops books were written and scientific discoveries were made. These developments took place simultaneously, and that is at the same time. Keep this in mind as you read the rest of the book. यहाँ देखिए चैप्टर 7 पूरी तरह से फिनिश होता है.